नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। हर बुधवार को हम ये पेशकश लेकर आते हैं विमेंस वेडनेसडे, जहां पर हम महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और बिल्कुल देश की आधी आबादी की आर्थिक सुरक्षा की रणनीति जो है इस शो में बताई जाती है। तो अगर आप भी ऐसी कोई महिला निवेशक हैं, दर्शक हैं जो ये शो देख रही हैं, अपने बारे में आपको किसी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है या आपकी बिटिया के लिए आपको जो है निवेश शुरू करना है, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवालों को। अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी या यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत दर्शक हमें देखते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, वहाँ सवाल छोड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं और हम एक एक करके आपके सभी सवालों को जो है शो में शामिल करते हैं और आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाते हैं। हर्षवर्धन रुंगटा हमारे आज के मेहमान हैं जो आपके सभी सवालों के आज जवाब देंगे। हर्ष, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। चलिए हर्ष, शुरुआत करते हैं सवालों के साथ और इरीन मुस्तफ़ा जी का सवाल लेंगे। ये वेस्ट बंगाल से अपना सवाल भेज रही हैं। इन्होंने जो है फरवरी 2025 से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है और 25,000 की SIP कर रही हैं। 2038 जनवरी तक ये कह सकती हैं कि इनको जो है 5 करोड़ चाहिए और पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप इनके पास है और फिलहाल इन्होंने 23 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी है। पोर्टफोलियो वैल्यू 34 लाख की है बता रही हैं और ये जो है पूछ रही हैं 75,000 की SIP इनकी चल भी रही है। ओके, सो अब बताइएगा ये कैसे आगे बढ़ सकती हैं। तो कविता, देखिए, ये अच्छी बात है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है महीने की वो 75,000 होने के बावजूद इन्होंने 3 ही स्कीम अपनी पोर्टफोलियो में रखी है। सो एक इनकी लार्ज कैप कैटेगरी हुई जो फ्लेक्सी कैप है, लेकिन वो लार्ज कैप के बराबर ही एलोकेशन माना जाएगा। एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। तो ये बाकी दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छी एक सीख है कि भाई, अगर आप 75,000 रुपए महीने का कर रहे हैं, आपको 10-15 स्कीम अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ ऑब्जर्वेशन एक स्कीम पे है इनका। इनके पास एक प्योर स्मॉल कैप फंड है। तो वेल, अगर ये कंफर्टेबल है और कॉन्शियसली इन्होंने एक स्मॉल कैप फंड में एलोकेशन किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि स्मॉल कैप में एक सिलेक्टिवली एक्सपोजर लेना चाहिए थ्रू ईदर अ फ्लेक्सी कैप और अ मल्टी कैप फंड। तो अगर ये सहमत है मुझसे और ये कुछ चेंजेस करना चाहती, तो मैं ये सजेशन इनको दे सकता हूँ कि मिड कैप फंड जो इनके पास है वो एक इंडेक्स फंड में स्विच कर लें। वो जो इनके पास HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, इसे एक इंडेक्स फंड में स्विच करें, जो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, ये इसमें स्विच कर लें। कारण ये है, जो मल्टी कैप फंड में इनको सजेस्ट करना हो इन प्लेस ऑफ अ स्मॉल कैप, उसमें एक्टिव मिड कैप भी आ जाएगा और इनको एक स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। जो HDFC की मिड कैप फंड है उसके वो शिफ्ट करके उसे HDFC मल्टी कैप में कर ले। तो इस तरह इनका लार्ज कैप का एक्सपोजर रहेगा, इनका मिड कैप में एक्टिव पैसिव दोनों स्ट्रेटेजी होगी और स्मॉल कैप में इन्हें मल्टी कैप के जरिए एक एक्सपोजर मिल जाएगा। तो आई थिंक ये एक चेंजेस हैं जो ये करना चाहें तो कर सकती हैं। अगर ये प्योर स्मॉल कैप में एलोकेशन रखना चाहती हैं, तो जैसा इन्होंने आज की तारीख में कर रखा है इन्वेस्टमेंट, वैसा ही कंटिन्यू करें, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इनके जो टारगेट्स हैं वो है कि ये चाहती हैं 5 करोड़ इकट्ठा हो आफ्टर 12 साल। 12 साल बाद इन्हें 5 करोड़ चाहिए। तो वेल, अगर 5 करोड़ चाहिए तो इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 1,25,000 करना होगा महीने का, अगेंस्ट 75,000, विच मीन्स 50,000 रुपए इन्हें और जोड़ने होंगे। फिलहाल जो इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो हम अज्यूम करेंगे 12% का रिटर्न के बेसिस पे करीबन इनको 3,25,00,000 इकट्ठा होगा। सो 5 करोड़ के लिए मोस्ट सर्टनली इन्हें SIP अपनी बढ़ानी होगी हर महीने की। चलिए, अपनी SIP आपको बढ़ानी होगी हर महीने और जितना हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना होगा, क्योंकि आपका गोल बहुत बड़ा है और आपके पास समय बहुत कम है। लेकिन ठीक है इरीन, जितना हो सके आप कोशिश कीजिए। और हर्ष, अगर थोड़ा सा गोल को पोस्टपोन करें तो कितने साल लगभग? तो देखिए, हम 12 साल का अनुमान लगा रहे हैं इनकी जो जरूरत है, और 12% हम एक रिटर्न एस्टिमेट कर रहे हैं। तब जाके ये 3.25 करोड़ हो रहा है। इन्हें चाहिए पैसे 12 साल बाद। तो आई एम अज्यूमिंग कि बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने 10 या 15 साल नहीं कहा है। हम कई बार इन्वेस्टर्स की क्वेरीज देखते हैं, वो कहते हैं मुझे 10-15 साल में इतना चाहिए, विच मीन्स कि इनके पास स्कोप होता है कि वो थोड़ा बढ़ा सके। लेकिन क्योंकि उन्होंने 12 साल और ना कि 12 साल, इन्होंने एक्चुअली 2038 बहुत स्पेसिफिक लिखा है। तो मैं मान रहा हूँ कि इनके गोल पोस्टपोनमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होगा। सो अगर है तो ऑफकोर्स उसे डिले करें, नहीं है तो इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी होगी।
हम नहीं जानते कि अपने गोल को आप पोस्टपोन कर सकती हैं या नहीं, लेकिन अगर कर सकती हैं तो अच्छा होगा, और अगर नहीं कर सकती हैं तो निवेश की राशि बढ़ाने की कोशिश करें। ये आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं हर्ष, अगला सवाल लेते हैं। हिना का अगला सवाल है। इन्होंने कुछ फंड्स में पैसे लगा रखे हैं, 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगी, 8,500 की SIP, और उसके बाद ये कह रही हैं कि लगभग इन्होंने जो है 6 फंड्स में पैसे डाल रखे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इनके पास है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है इनके पास, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, और क्वांट का स्मॉल कैप है, और साथ ही मोतीलाल ओसवाल का स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड भी है इनके पास। ओके, बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं है छोटे अमाउंट के लिए। आई मीन अमाउंट डेफिनेटली काफ़ी है, ठीक ठाक है, बट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है फंड्स में। यस कविता, सो ये आपने सही कहा, और इनफैक्ट मैंने यही ऐसा ही एक एग्जांपल पिछली क्वेरी में लिया था, जब मैंने कहा कि आप 75,000 पे अगर इन्वेस्ट करें, 3 स्कीम या 4 स्कीम बहुत होती है, तो 8,500 रुपए के लिए मोस्ट सर्टनली छह स्कीम्स की जरूरत नहीं है। तो हम इसे कंसोलिडेट करते हैं। और क्यों नहीं जरूरत है, वही भी मैं बता दूं कि आप जब मल्टीपल स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सेम है, तो आप देखेंगे कि आप मान लीजिए एक एक कम शेयर एक कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है फॉर एग्जांपल। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपके अगर सारी स्कीम्स आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ही खरीद रही हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ। सो आप हर कैटेगरी के लिए अगर एक एक स्कीम भी रखेंगे उतना काफी है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हिना के लिए भी ये सजेशन होगा कि इनके जो 8,500 रुपए इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, 6 स्कीम में ना करके मैं 3 स्कीम इनके लिए शॉर्टलिस्ट कर देता हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3,500, और क्योंकि इन्होंने स्मॉल कैप में एक नहीं बल्कि ज्यादा स्कीम्स ले रखी हैं, प्लस इनके थीमेटिक एंड फंड्स भी हैं, मैं मान रहा हूँ ये उस हिसाब से थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना चाहती हैं, तो उसमें इनके पास जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है वो कंटिन्यू करें 1,000 रुपए के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 स्कीम में इनका काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो इनके पास और 3 स्कीम्स हैं, उसमें से रिडीम कर लें पैसे, और लमसम के रूप में इन्हीं 3 स्कीम में वापस इन्वेस्ट कर दें, ताकि आगे जाते हुए एक छोटा कंसाइज पोर्टफोलियो होगा, और जो इनका मकसद है डाइवर्सिफिकेशन का वो ऐसे भी पूरा हो रहा है। और राइट, चलिए, तो यहाँ पर स्कीम्स को डेफिनेटली कम करना है, और थोड़ा सा क्लैरिटी अगर आप अपने सवाल में भेज पाएँ तो वो ज़रूर भेजिएगा। अच्छा, स्पेशल अपॉर्चुनिटी फ़ंड, इसके बारे में ज़रा बताइए दर्शकों को, क्योंकि देखिए हर्ष, होता ये है कि अब जैसे कि इन्होंने PSU इक्विटी फ़ंड भी डाल रखा है अपने पोर्टफोलियो में। अब जो डाइवर्सिफाइड फ़ंड हैं उनमें तो ये कंपनियाँ होंगी ही, लेकिन ये जो स्पेशल अपॉर्चुनिटी फ़ंड है ये एक थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट है ना? तो अब ऐसे फंड को जगह देना कितना सही होगा? बाकी सेक्टोरल फंड अगर आप शामिल करते हैं तो वो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में मिल ही जाता है, डाइवर्सिफाइड फंड में उसका एक्सपोजर मिल ही जाएगा, बट इस तरह के फंड्स का जी, एग्जैक्टली। सो अगर हम बोलें कि स्पेशल अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, कि कंपनीज ऐसी कंपनियां जिनमें कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की वजह से फायदा होने की चांसेस है। मान लीजिए कोई टर्न अराउंड हो रहा है, कोई कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, कोई ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे पैरामीटर्स में लगा के, कि अगर कुछ स्पेशल, एज अ वर्ड सेज, कि कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कोई पर्टिकुलर कंपनीज में, हम वो आइडेंटिफाई करके हम इन्वेस्ट करेंगे। अब यकीन मानिए एक डाइवर्सिफाइड फंड मैनेजर का भी ऑब्जेक्टिव वही होता है विवास में। उनका काम ही है कि अगर कोई कंपनी में कोई फायदा होने वाला है बिकॉज ऑफ सम कॉर्पोरेट एक्शन में भी, या कोई स्पेशल सिचुएशन या कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो रही हैं, तो उन्हें भी वही काम करना है, उसी बेसिस पे उन्हें कंपनीज को सिलेक्ट करना है। तो एक सेपरेट थीमेटिक कैटेगरी में एक फंड लाना, ये बोलते कि हम इस स्कीम में पर्टिकुलरली हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, क्या इसका ये मतलब है दूसरी स्कीम से आप ये अपॉर्चुनिटीज नहीं देख रहे हैं? वैसा नहीं है। लेकिन क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस बहुत क्लियर है कि भाई हर कैटेगरी में आप एक ही स्कीम रख सकते हैं, लेकिन जैसे लार्ज मिड स्मॉल वगैरह में आपकी एक ही स्कीम हो सकती है। थीमेटिक में आप अलग अलग थीम्स की चाहें तो नई नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरे हिसाब से नॉट रिक्वायर्ड इन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। एक बेसिक कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ फंड एलोकेशन रखेंगे ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज उसका मैंडेट भी डाइवर्सिफाइड है, और फंड मैनेजर वही फिल्टर्स लगाने वाले हैं स्कीम का कंपनी सिलेक्ट करने के लिए, जो आप स्पेशल अपॉर्चुनिटीज में करेंगे या एक लार्ज कैप या मिड कैप में करेंगे। तो डोंट नीड सेपरेट थीमेटिक फंड्स ऑफ दिस नेचर अकॉर्डिंग टू मी। इनके पोर्टफोलियो की जो बात कर रहे हैं, आई थिंक वी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि भाई पोर्टफोलियो कैसे कंसोलिडेट करना है। तो आई थिंक 3 स्कीम या 4 स्कीम रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में, दैट इज गुड इनफ।
ऑलराइट, चलिए, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी ही ना आगे बढ़ते हुए। और चलिए, आरोही का सवाल लेते हैं। आरोही की उम्र 22 साल की है, फिलहाल इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर ली है, लेकिन गोल क्लैरिटी इनके पास है नहीं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है, मोतीलाल का मिड कैप है, HDFC गोल्ड ETF है इनके पास। और अब ये कह रही हैं कि इन्होंने ICICI प्रू के लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या वो कर सकते हैं? ओवरऑल फंड एलोकेशन क्या ठीक ठाक है, या अमाउंट कहीं पर बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट कहीं बढ़ाना है? कोई और सजेशंस, अगर फंड में कोई एडिशन करना है, HDFC के गोल्ड ETF में क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए? और 10 साल तक यही पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करती हैं तो कितना एक्यूमुलेट कर पाएंगी? तो वेल एक एक सवाल लेते हैं। कविता, उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली पूछा है कि लार्ज कैप फंड आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप क्या मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूं। सो वेल, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, और अगर इस स्कीम का हम एलोकेशन देखें, करीबन 93% एलोकेशन लार्ज कैप कंपनीज की तरफ ही है। तो इन ऑल पॉसिबिलिटीज आगे फ्लेक्सी कैप का वर्ड जरूर है, लेकिन आप इसे एक लार्ज कैप का एलोकेशन समझ के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो एक एडिशनल लार्ज कैप फंड आपको पोर्टफोलियो में जोड़ने की जरूरत नहीं है। अम, दूसरा इन्होंने पूछा है कि क्या उनका फंड का एलोकेशन ठीक है। तो वेल, बहुत अच्छी तरह इन्होंने लार्ज, मिड, स्मॉल, कमोडिटीज सब में इन्होंने ऐड कर रखा है अपना इन्वेस्टमेंट्स। तो आई थिंक एलोकेशन बहुत अच्छा है। हालांकि पर्सनली मेरी राय, मैंने पहले भी बताया है कि एक प्योर स्मॉल कैप की तरफ कम रहती है। अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो बहुत सिलेक्टिवली फंड मैनेजर को चॉइस दीजिए कि जो अच्छी है कंपनियां उन्हीं में इन्वेस्ट करें। अगर आप एक प्योर स्मॉल कैप में पैसे लगाते हैं तो फंड मैनेजर का ऑब्जेक्टिव ये है कि स्मॉल कैप में ही लगाना है, भले उन्हें कोई अच्छी कंपनीज मिले ना मिले, उन्हें जो मिल रही है उन्हीं में से उनको बेस्ट चूज करना है। लेकिन अगर एक फ्लेक्सी कैप फंड का मैंडेट है या मल्टी कैप फंड का मैंडेट है, तब इनके पास चॉइस होती है कि वो अपनी पसंदीदा कंपनियों को ही पिक करें स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो ये कारण है मैं कहता हूं कि प्योर स्मॉल कैप अवॉइड करें और आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप के जरिए स्मॉल कैप में आए। तो अब हालांकि हैविंग सेड दिस, बंधन स्मॉल कैप बहुत अच्छी स्कीम है स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो अगर ये एलोकेशन कॉन्शियसली इसमें लगाना चाहती है स्मॉल कैप में, तो जैसा है वैसा कंटिन्यू करें, चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। विथ रिगार्ड्स टू गोल्ड, वेल, आपका जो टोटल पोर्टफोलियो होता है उसका 10 to 15% आप प्रेशियस मेटल्स में एलोकेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका फंड वैल्यू टोटल है 1 लाख रुपए, तो 10 से 15 हजार रुपए आपके गोल्ड में होने चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपने गोल्ड में जो लमसम के रूप में ऐड करती हैं, आप टोटल फंड वैल्यू लीजिए कितना है, उसका 10 to 15% होना चाहिए गोल्ड में, और जितना गैप है उतना आप फिर गोल्ड फंड में लमसम के रूप में इन्वेस्ट कर सकती हैं। फ्यूचर टारगेट की अगर बात करें, 10 साल का टाइम होराइजन इन्होंने लिया है। 12% का अगर अनुमान लगाते हैं कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट आज कर रही हैं, जो एसआईपी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, नॉट द गोल्ड, क्योंकि गोल्ड में वो लमसम करने वाली है, सो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली। लेकिन अगर एसआईपी जो कंटिन्यू कर रही है, अगर 12% के हिसाब से अनुमान लगाते हैं, करीबन 45 to 46 लाख ये करीबन 10 साल बाद अक्यूमुलेट करने की एक्सपेक्टेशन रख सकती है। ऑलराइट, चलिए, लेट्स मूव ऑन एंड अब हम लेते हैं अगला सवाल, जो कि मोक्षिता का है। अच्छा, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम आरोही को थोड़ा सा लाइफ स्टेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे दें। अभी तक इन्होंने हमें बताया नहीं है कि ये किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं। क्या क्या पड़ाव एक महिला निवेशक की ज़िंदगी में अब आ सकते हैं? तो दो तीन चीजें हैं कविता। सो इन्होंने, ये 22 साल की हैं, इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया और इन्होंने कहा कि कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे वेल्थ क्रिएट करना है। तो ये अच्छी बात है। सो इट्स गुड दैट एटलीस्ट आप इस उम्र में, 22 साल की उम्र में, सारे पैसे खर्च करने की नहीं सोच रही हैं। आप ये देख रही हैं कि हो सकता है मेरे पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, लेकिन मुझे पैसे साइड में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए मुझे कोशिश करनी है। सो आई थिंक ये अप्रोच अपने आप में ठीक है। हालांकि जो आपका सवाल है कि भाई क्या लाइफ स्टेजेस आपको प्लान करने चाहिए, वेल, एक है कि आप जब प्लानिंग करते हैं तो आप ये सोचिए कि इमरजेंसी फंड पहला तो वो होता है कि कोई भी कारण से, मान लीजिए आपकी कोई भी दिक्कत आती, कोविड जैसा लॉकडाउन हो जाता है या कुछ भी होता है, एक 3 महीने या 6 महीने के कॉर्पस है या जो आपके खर्चे हैं, वो एक कॉर्पस के रूप में इमरजेंसी फंड में अवेलेबल होना चाहिए, कि आप सिर्फ आपको एक में आपको पैसे आ जाएं आपके पास। अगर वैसा आपको एक ऑप्शन मिलता है तो वो एक प्लानिंग का पहला हिस्सा बनता है आपका। दूसरा आप देखें कि शॉर्ट टर्म गोल्स, कि भाई अगले 1 से 3 साल के बीच में मुझे क्या रिक्वायरमेंट आ सकती है। हो सकता है हायर स्टडीज की होगी, हो सकता है घर, शादी, घर, आई मीन गाड़ी, कोई एक्सपेंसिव गैजेट खरीदना है, कुछ भी हो, उसकी प्लानिंग करेंगे आप तो आप उसे
उसके लिए अलग से बचत करना शुरू करेंगी। हॉलिडेज हो सकता है कि आपको छुट्टी पे जाना हो, जो भी खर्चा हो विद इन 1 टू 3 इयर्स। फिर आप 3 टू 5 इयर्स या 7 इयर्स का टाइम होराइज़न लें कि भाई इस पीरियड में मुझे कोई मान लीजिए गाड़ी खरीदनी है अभी 3 से 5 साल के अंदर में, या घर खरीदना है या और कुछ आपके बड़े एक्सपेंसेस हैं, तो आप वो प्लानिंग करेंगी। और फिर आता है उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स। एक गोल आप अगर अभी से ध्यान देके इन्वेस्ट करना शुरू करेंगी, तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, वो है रिटायरमेंट। अक्सर 22 साल के हम किसी भी इंसान को अगर कहेंगे कि रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगे हैं, तो ये उनको ज़हन में समझ ही नहीं आएगा, बोलेंगे अभी से क्या ज़रूरत है? लेकिन यही सही मौका होता है, सही टाइम होता है, जब आप लॉन्ग टर्म और रिटायरमेंट के गोल्स के बारे में सोचना चालू करें। कारण ये है कि आज अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, आपके पास करीबन 30 साल होता है या 35 साल होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो छोटी-छोटी रकम से आप एंड में कितनी बड़ी अमाउंट कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। तो जितना जल्दी हो रिटायरमेंट के बारे में सोचें, ताकि छोटे बर्डन, छोटी कंट्रीब्यूशन से आप एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकें। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट को अलग-अलग टाइम होराइज़न में डिवाइड करेंगे और उसके लिए प्लान करके इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। चलिए, तो आरोही को फ़िलहाल ये सलाह दी जा रही है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर अगला सवाल लेते हैं। मोक्षता का है, 40 साल की इनकी उम्र है ये। SBI लार्ज एंड मिड, निपॉन मल्टी कैप, ICICI वैल्यू, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC स्मॉल कैप, 25,000 की SIP चल रही है, 20 इयर्स तक करेंगी। लमसम भी कर रही हैं लेकिन 12 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है। कोई करेक्शन की ज़रूरत है और कितना कॉर्पस ये इकट्ठा कर पाएंगी, ये भी ये पूछ रही हैं। सो मोक्षता जी, एक तो हमारे पास गोल्स नहीं है, कितना कॉर्पस इकट्ठा करना उसकी जानकारी नहीं है। फंड्स अपने आप में तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप हमें बता देती तो हम बता पाते कि उस गोल से कितना मेल खाएंगे। हर्ष, क्या सलाह होगी? तो देखिए, आज की तारीख में इन्होंने 5 स्कीम ले रखी हैं अलग-अलग कैटेगरीज़ की। सो आई थिंक कोई बदलाव इनके पोर्टफोलियो में करने की ऐसी कोई कंपल्सिव रीज़न नहीं लग रहा कि भई आज हमें इसे छेड़छाड़ करें। 25,000 कर रही हैं, 5 स्कीम ले रखी है, फिलहाल ठीक है। इंटरेस्टिंग ये है कि वो बीच-बीच में लमसम भी इन्वेस्ट करती हैं और वो लमसम इन्होंने खुद कहा है कि मैं इन्हीं 5 स्कीम्स में कर देती हूँ। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। 5 स्कीमें रख सकती हैं और यही 5 स्कीम रखें और आगे लमसम जो इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी इन्हीं स्कीम्स में डालती रहें, ताकि पोर्टफोलियो अननेसेसरी बड़ा ना बने। कई लोग ऐसे करते हैं कि एसआईपी का पोर्टफोलियो अलग होता है, लमसम अलग होता है। ज़रूरत नहीं है। आपके पास लमसम और एसआईपी दोनों आप एक ही स्कीम में कर सकते हैं। तो मोक्षिता, जैसा आपका पोर्टफोलियो वैसे कंटिन्यू करें, कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक ऑब्जेक्ट टारगेट्स का सवाल है, वेल 12 साल में अगर हम 12% के अनुमान से कैलकुलेट करें, तो करीबन 1.65 करोड़ वो इकट्ठा कर लेंगी आफ्टर 12 इयर्स। ये मैं बात कर रहा हूँ, जो इनका एग्जिस्टिंग कॉर्पस 20 लाख का है, प्लस जो एसआईपी हर महीने की कर रही हैं, ये अगर 12% से ग्रो करता है ओवर नेक्स्ट 12 इयर्स, देन 1.65 ये एक्सपेक्ट कर सकती है। ओके, बट ये काफ़ी होगा या नहीं होगा ये हम नहीं बोल सकते हैं मोक्षता, उसके बारे में आप ही को बेहतर पता होगा। और क्योंकि 12 साल का समय है तो अपने आप में जो है समय की अवधि तो ठीक ठाक है, बट अगर कॉर्पस पता होता तो आपको हम बेटर अलाइंड भी कर लेते आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं अनु सिंह का, और इन्होंने लगभग 9 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं हर्ष, और इनके सभी जो गोल्स हैं वो एक साथ हैं। घर भी है, घर खरीदना है शायद, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी और रिटायरमेंट का लक्ष्य छोड़कर उन्होंने ज़िंदगी के सारे अहम गोल्स को यहाँ पर जो है लिस्ट डाउन किया हुआ है। इनकी उम्र 38 साल की है, 28,000 रुपये की SIP कर रही हैं अनु, और इन्होंने कुछ लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और ये कह रही हैं कि PF में इन्वेस्ट कर रही हैं, लगभग 15 लाख इकट्ठा हो चुके हैं, 30,000 पर मंथ ये डाल रही हैं। 10 से 15 साल में इनको चाहिए 4 से 5 करोड़ इनके सारे गोल्स के लिए। और फंड सिलेक्शन सही है या नहीं, ICICI अपॉर्चुनिटी फंड या SBI PSU फंड में से किसी एक को चुनने का भी सवाल पूछा है। 3,000 रुपये की SIP क्योंकि और करना चाहती हैं, और पिछले 1 साल में ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है इन्होंने। लेकिन जो फंड्स हैं वो काफ़ी सारे हैं। इन्होंने 28,000 के लिए लगभग 9 फंड्स डाले हैं पोर्टफोलियो में।
HDFC का ही फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है। ICICI प्रू का लार्ज कैप ऑलरेडी इनके पास है। मोतीलाल ओसवाल का इनके पास है लार्ज एंड मिड कैप। निप्पॉन का स्मॉल कैप है, निप्पॉन का ही मल्टी कैप है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी है इनके पास ICICI का। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। टाटा का गोल्ड ETF भी इनके पास है। तो खूब सारे फंड्स और बहुत बड़ा लक्ष्य, और सभी जिंदगी के जरूरी गोल्स के लिए वो लक्ष्य है। तो वेल बहुत क्लियरली इन्हें 9 स्कीम्स की जरूरत नहीं है फॉर द इन्वेस्टमेंट दैट शी मेकिंग। 28,000 रुपया वो इन्वेस्ट कर रही है, 9 स्कीम्स ऑलरेडी इनके पोर्टफोलियो में है, 3,000 बढ़ाना चाहती है और एक और स्कीम ऐड करना चाहती है। सो वेल अनु, बहुत क्लियरली आपको जितनी स्कीम्स है उतनी ही जरूरत नहीं है। सो और स्कीम्स ऐड करना तो आई डोंट थिंक विल बी द राइट अप्रोच। इनफैक्ट आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट अगर मैं करूं और ये कैलकुलेशन लेके भाई आप 28,000 रुपए कर रही हैं प्लस 3,000 जोड़ना चाह रही हैं, तो टोटल 31,000 जो आप इन्वेस्ट करना चाह रही है वो 4 स्कीम से ही पूरा हो जाएगा। आपकी मदद के लिए आपकी जितनी स्कीम्स हैं उन्हीं में से मैं शॉर्टलिस्ट कर देता हूं, ताकि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो चेंजेस करने के लिए। HDFC फ्लेक्सी कैप, इसमें 10,000 इन्वेस्ट करें। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 9,000। अब ICICI में आपके पास फोलियो ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन मैं मिड कैप आपके पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहता हूं, तो मैं ICICI का मिड कैप आपको दे रहा हूं। तो आपके पास फोलियो ऑलरेडी है, सिर्फ आपको फंड स्विच करके एक नई स्कीम जोड़नी होगी, वो है ICICI मिड कैप फंड, इसमें 9,000। टाटा गोल्ड ETF आपके पास ऑलरेडी है, और अगर हम 10% एलोकेशन समझे तो आपका कंट्रीब्यूशन उसमें 3,000 जाना चाहिए, जो आप ऑलरेडी कर रही हैं। तो ऑल इन ऑल 4 स्कीम्स आपके पास होंगी, और इससे आपका आगे का भी जो डाइवर्सिफिकेशन पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन का, वो आपका होते रहेगा। इसके अलावा जितनी स्कीम्स आपके पास है उनमें से आप रिडीम कर लें और इन्हीं में कंसोलिडेट कर लीजिए फिर से पैसे डाल के। तो गोइंग फर्दर सिर्फ 4 स्कीम्स आपके पास रहेंगी। जो लक्ष्य का सवाल है, ऑफ कोर्स 15 साल बाद अगर हम 12% का अनुमान लगाते हैं कि भाई अगर कैगर जो है वो आपको 12% के हिसाब से मिलता रहा ओवर ओवर नेक्स्ट 15 इयर्स, तो आपका जो एंड कॉर्पस आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं वो है करीबन 1.4 करोड़। ऑफ कोर्स आपने लिखा है कि आपको 4 से 5 करोड़ की जरूरत है, तो उसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट जो मंथली जा रहा है उसे आपको बढ़ाना होगा, तब वो करीबन 3 गुना करेंगे तब आपका 4.5-5 करोड़ आसपास बने। चलिए, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी ये सारे बदलाव कर लेना। और देखिए हर्ष, बहुत सारे समय पर हमने ये बात की भी है कि इन्वेस्टर महिला हो या पुरुष हो, स्ट्रैटेजीज में कोई बदलाव होते हैं नहीं। बेसिकली निवेश को लेकर समझ, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी मायने रखती है, और एक कॉन्फिडेंस जो कि काफ़ी मायने रखता है अपने निवेश में आगे बढ़ने का। अब अनु जैसे बहुत सारी महिलाओं के ऐसे पोर्टफोलियोज होंगे जहाँ पर अचानक से अवेयरनेस आई है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, अचानक से बहुत सारे फंड्स भी अपने पोर्टफोलियो में डाल दिए हैं। ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब अगर ये फंड्स घाटे में हैं तो उनसे कैसे निकला जाए। अब इस तरह के विमेन इन्वेस्टर्स को जो ये शो देख रही हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? 2-3 चीजें हैं कविता। पहली बात, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रही हैं तो आपको ये मान के चलना होगा कि आपके सारे फंड्स ऑल द टाइम अच्छे परफॉर्मेंस नहीं देंगे। तो हम इन्वेस्टर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो कई बार होता है वो पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं, वो बोलेंगे कि ये फलाना स्कीम बहुत अच्छा कर रही है और ये रिटर्न नहीं दे रही है अच्छा, तो मुझे जो रिटर्न नहीं दे रही है वो चेंज कर देना है। तो आपका कंपैरिजन पॉइंट क्या हुआ? हो सकता है आपका एक लार्ज कैप है, एक मिड कैप है, और आपस में आप उन्हें उसे कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन गलत है कि भाई आप एक लार्ज कैप को एक मिड कैप के साथ कंपेयर नहीं कर सकते और कह रहे हैं कि भाई आइदर मिड कैप इज डूइंग वेल और लार्ज कैप इज डूइंग वेल, तो दूसरी स्कीम हटा दो। ये समझना होगा कि आप जब अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं, सारी कैटेगरीज आपको एक बराबर रिटर्न नहीं देगी। तो कंपैरिजन पॉइंट्स और कंपैरिजन पैरामीटर्स आपको देखने की कैसे कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज एक लॉस अवर्जन की है। बहुत सारे ऐसे इक्विटी इन्वेस्टर्स हमने देखा है कि जो स्कीम लॉस में होती है वो उन्हें बदलनी नहीं है, कि जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आती मैं बदलूंगा नहीं। तो इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आप अगर रिव्यू पे बैठे हैं, अगर उसमें लॉस भी हो रहा है, तो आप उसे, अगर ये रिकमेंडेशन आती है या ये डिसीजन बनता है कि स्कीम अच्छी नहीं है तो मुझे उससे निकल जाना है, तो भले ही लॉस हो रहा हो आपको वो स्विच करना चाहिए। ये नहीं कि जब तक मेरा प्रिंसिपल वापस नहीं आएगा मैं चेंज नहीं करूंगी। आई थिंक दैट अप्रोच विल नॉट हेल्प द पर्पस ऑफ रिव्यू। आप रिव्यू कर रहे हैं फिर भी डिसीजन पैरालिसिस हो रहा है कि हम डिसीजन नहीं ले रहे हैं और हम एक्ट नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, तो फायदा नहीं होगा रिव्यू का। इक्विटी में क्या देखा जाता है, टोटल मैंने इतने रुपए डाले थे, नेट मैं पॉजिटिव हूं कि नहीं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। उसमें कोई स्कीम्स में प्रॉफिट होगी, कोई में लॉस होगी, दैट इज वेरी नॉर्मल। एंड में आप अगर एक CAGR 12% का कमा रहे हैं प्लस माइनस करने के बाद, आई थिंक आर डूइंग फाइन। तो रिव्यू के टाइम में इतना साहस रखिए कि अगर एक ऐसी कोई स्कीम आपके पोर्टफोलियो में है जिसका व्यू पॉइंट बन रहा है कि निकल जाना है,
भले ही वो लॉस में हो, वो चेंजेस आपको कर लेने चाहिए, नहीं तो रिव्यू करने का कोई फायदा नहीं है। तो आई थिंक ये एक बेसिक कॉमन बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं दैट ऑफ कोर्स यू कीप इन माइंड, बट डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग सेगमेंट्स में डालें, आपस में कंपेयर ना करें, लार्ज एंड मिड कैप को कंपेयर या स्मॉल एंड लार्ज कैप को कंपेयर ना करें आपस में। समझिए कि किस कैटेगरी की रिस्क कितनी है, वॉलिटिलिटी कितनी है, उस हिसाब से एलोकेट करें और इंडिपेंडेंटली रिव्यू करें कि मिड कैप में जो आपकी स्कीम है वो दूसरी मिड कैप के साथ कैसा कर रही है, वो मिड कैप इंडेक्स के साथ कैसा कर रही है। ये नहीं कि लार्ज और मिड कैप को कंपेयर करके आप डिसीजन लो। तो आई थिंक दीज आर द बेसिक हाइजीन पॉइंट्स, अगर कोई भी इन्वेस्टर ध्यान रखें तो अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में वो अच्छा बना पाएंगे। बिल्कुल। और इसी की तरह ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स को लेके स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमें बतानी होती है हमारे दर्शकों को, और इसीलिए जो है हम हर बुधवार को विमेंस वेडनेसडे की पेशकश भी लेकर आते हैं। लेकिन इसी के साथ हमारा समय आज के लिए समाप्त हुआ। शुक्रिया आपका, आज आपने शिरकत की और मार्गदर्शन दिया हमारी निवेशकों को और दर्शकों को। और आप सभी को बता दें कि अपने सवाल हम तक पहुँचा सकती हैं। व्हाट्सएप कीजिए अपने सवालों को, चाहे तो यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकती हैं। नमस्कार।